नमस्कार दोस्तों, मैं यश शर्मा हमारे YouTube चैनल CMI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री जी के बारे में पढ़ा था, प्रधानमंत्री पद के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जाना कि भारत के प्रधानमंत्री के पास संविधान के तहत क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या उसके कार्य हैं और किस प्रकार वो अपने कार्यों को अंजाम देता है। दोस्तों, तो ये तो हो गई भारत के प्रधानमंत्री के कुछ कार्य। अब हम बात करेंगे आज प्रधानमंत्री से संबंधित एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आर्टिकल 74 में एक संवैधानिक संस्था का उल्लेख किया गया है, उसका नाम है मंत्रिपरिषद। क्या नाम है दोस्तों? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहां है? आर्टिकल 74 में। यह कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद किसकी सहायता के लिए होगी? राष्ट्रपति की सहायता के लिए होगी। और राष्ट्रपति को क्या करेगी? परामर्श देगी, सलाह देगी। कहां लिखा गया है? आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में मैंने आपको बताया कि उस मंत्रिपरिषद में कौन कौन होंगे, कैसी उसकी संरचना होगी। तो आपको बताया कि उसमें क्या होंगे? पीएम और पीएम की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अन्य मंत्री। पीएम प्लस अन्य मंत्री, मतलब कहा है 74 में कि मंत्रिपरिषद तो होगी, और 75 में क्या बताया कि ये मंत्रिपरिषद कैसे बनेगी और कैसे होगी। तो इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में हमने पहले भी चर्चा की। आज हम एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 74 कहा कि क्या होगी? मंत्रिपरिषद जो क्या करेगी? सलाह देगी। किसको देगी? राष्ट्रपति को सलाह देगी। किसके लिए सलाह देगी? कार्यकारी कार्यों के लिए, यानी जो भी वो प्रशासन संबंधी कार्य करेगा उसके लिए। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो राष्ट्रपति के लिए मैंने 2 वीडियो बनाई है। आई बटन पे क्लिक करके पहले आप राष्ट्रपति का परिचय और फिर आई बटन पे क्लिक करके राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य देख सकते हैं। राष्ट्रपति के बारे में नॉलेज जानने के लिए वो दोनों वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम सिर्फ मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री जी की बात की थी, आज हम सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद की बात करेंगे। अब मंत्रिपरिषद जो होती है दोस्तों, ये क्या करेगी? ये राष्ट्रपति को सलाह देगी, राष्ट्रपति को परामर्श देगी। आर्टिकल 74 में लिखा है कि ये मंत्रिपरिषद क्या करेगी? सलाह देगी और परामर्श देगी। और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो परामर्श देगी, आप इसको हटाइए, ये जो क्या देगी? परामर्श या सलाह। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो यही है कि ये जो परामर्श और सलाह देगी ना, कौन देगा? मंत्रिपरिषद। ये क्या होगी? किसी भी प्रकार की जांच से परे, जांच से परे। देखिए, कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्या करेगी? मंत्रिपरिषद सलाह देगी, और सलाह भी कैसी होगी? वो उसकी आप कोई जांच नहीं कर सकते। किसी प्रकार की कोई न्यायिक जांच इस सलाह की नहीं होगी। किसी भी जांच से क्या होगी? वो परे होगी। ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 75 की। 75 में कहा गया आपको कि क्या होगा? राष्ट्रपति एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? उसमें पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री की सहायता सलाह से किसकी नियुक्ति करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो ये तो हो गई आर्टिकल 75 की पहली बात। अब उसमें जो अन्य प्रावधान है इस मंत्रिपरिषद के बारे में वो हम देख लेते हैं। अब ये जो मंत्रिपरिषद है, अब ऐसा नहीं है कि भारत में मान लीजिए आप 100 सांसद हैं, तो ये थोड़ी इन 100 के 100 सांसद को मंत्री बना दिया जाएगा। अब मान लीजिए 100 में से अगर 70 लोकसभा से हैं, 30 राज्यसभा के सांसद हैं, सभी कहेंगे हमें मंत्री बना दो, तो ऐसा नहीं होता है। तो मंत्री बनाने के लिए भी क्या है? कुछ निर्धारित की गई है संख्या की मंत्रिपरिषद के सदस्य कितने होंगे। अब वो कब की गई? तो वो देखिए दोस्तों आप, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
संशोधन अधिनियम, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? मंत्री परिषद की सदस्य संख्या जो है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित की गई। कब की गई? आपके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि मंत्री परिषद में जो सदस्य होंगे यानी जितने लोग क्या बनेंगे, मंत्री पद को धारण करेंगे, उसमें आपका प्रधानमंत्री भी होगा और प्रधानमंत्री के अन्य सहायक मंत्री भी होंगे। तो वो सब जो मंत्री होंगे उनकी सदस्य संख्या कितनी होगी? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 543। तो 543 का हम क्या करेंगे? 15% कर देंगे। प्रतिशत के लिए हम 100 का भाग देंगे दोस्तों। तो कितना हो गई? 15 थी 45, 15 चौक 60 और 5 65, 75 और 6 81, यानी 80 कितनी बनी दोस्तों? 81.55। यानी भारत में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? भारत में अधिकतम मंत्री पीएम समेत कितने हो सकते हैं दोस्तों? 82। और ये 82 कौन से होंगे? पीएम सहित। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर अपने मंत्रिमंडल का पूर्ण विस्तार भी करना चाहते हैं तब भी वो खुद के अलावा सिर्फ 81 व्यक्तियों को ही मंत्री पद से सुशोभित कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% सदस्य संख्या मंत्री परिषद की निर्धारित कर दी गई। तो ये आप स्क्रीनशॉट लें तो लीजिए। अब नेक्स्ट है आपके लिए इसी में प्रावधान कि अब मान लीजिए जैसे कोई भी सदस्य है, कोई भी सांसद किस आधार पे अयोग्य घोषित हो जाता है? दल बदल के आधार पे। कोई भी सांसद दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो। ये क्वेश्चंस हैं, आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कोई थ्योरी बता रहा हूं। दीज ऑल आर क्वेश्चंस, क्योंकि ये ही आजकल पूछे जाते हैं। यूपीएससी के अगर आप पेपर उठा के देखेंगे पिछले कुछ वर्षों के तो आपको ये ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और यूपीएससी का पैटर्न ही हमारा आरपीएससी फॉलो करेगा और आरएमएसएसबी भी फॉलो करता है, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करेगी एग्जाम्स के माध्यम से। क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से आप क्या बनते हैं? आईएएस, आईपीएस और सभी केंद्रीय सेवाओं में अधिकारी यूपीएससी ही सेलेक्ट करता है। तो ये कह रहा है कि कोई भी सांसद अगर दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो तो उसका मंत्री पद भी छीन लिया जाता है। मंत्री पद भी छीन लिया जाता है। मान लीजिए एक सांसद है कोई भी, ये ए है जो अभी चुनाव जीत के आया भाजपा के टिकट पे। मान लीजिए आप जैसे अभी भाजपा एनडीए की गवर्नमेंट है तो ये चुनाव जीत के आया यूपीए की किसी भी पार्टी के टिकट पे। अब इस कैंडिडेट ने क्या किया? भाजपा या किसी भी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर ली, ये चला गया एनडीए में। अगर मान लीजिए इसको लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का, अगर वो राज्यसभा का सांसद है तो राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का सांसद है तो लोकसभा का अध्यक्ष, अगर उसे इस दल बदल के कारण, किसके कारण? ये दल बदल के कारण अयोग्य घोषित कर देते हैं। देखिए दल बदल में अयोग्य घोषित करने के क्या है? कुछ नियम है।
अगर उन नियमों के कारण उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो उसका मंत्री पद भी छीन लिया जाएगा। अयोग्य घोषित सिर्फ कौन कर सकता है? संबंधित सदन का स्पीकर, सभापति। लोकसभा में कौन करेगा? लोकसभा का सभापति स्पीकर करेगा, और राज्यसभा में कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपके कि क्या करेगा? जो मंत्री होगा वो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। पद धारण करेगा। दोस्तों कौन करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करेगा। मंत्री क्या करेगा कि जब तक राष्ट्रपति का उसके ऊपर क्या है? प्रसाद है, उस पर आशीर्वाद बना हुआ है, तब तक ही उसका पद धारण रहेगा। और यह आशीर्वाद राष्ट्रपति का ना होकर के किसका होता है वास्तविक रूप से? प्रधानमंत्री का, क्योंकि प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को कि आप इस व्यक्ति को भारत का मंत्री, आप मेरे मंत्री परिषद का मंत्री बना दीजिए और मैं इसको मंत्रालयों या विभागों का बंटवारा कर दूंगा। तो ये किसके प्रसाद पर्यंत हो गया? संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। अब जो मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व क्या है दोस्तों? मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व। अब उत्तरदायित्व भी कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक, और एक क्या है आपका? व्यक्तिगत। अब जो सामूहिक उत्तरदायित्व है ना, ये तो किसके प्रति होता है? लोकसभा। और जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ये किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। यानी पूरी मंत्री परिषद तब तक ये अस्तित्व में होती है जब तक कि लोकसभा में उसको बहुमत हासिल है। और कोई भी जो व्यक्ति मंत्री बना है वो कब तक मंत्री रहेगा? जब तक कि राष्ट्रपति का उस पर प्रसाद रहेगा। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आप व्यक्तिगत रूप में मंत्री रहोगे, और मंत्री परिषद सिर्फ तब तक बनी रहेगी जब तक लोकसभा क्या करेगी? विश्वास में रहेगी। यानी लोकसभा को उस पर विश्वास रहेगा। अब इनकी जो शपथ होती है वो सबको कौन दिलाता है? मैंने पिछले वीडियो में सब बता दिया आपको, यहां पर सिर्फ एक रिपीटेशन है इसका। शपथ राष्ट्रपति द्वारा। इनके जो वेतन होते हैं वही पीएम की तरह हो गए। किसके द्वारा हो गए? सांसद द्वारा। सांसद समान, सांसदों के समान। ये सब क्या है? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो अभी हमें देखने हैं। बस मंत्री बनने के लिए जो कुछ मंत्री के रूप में आपने शपथ ले ली वही प्रधानमंत्री की तरह कि मैं अपने संविधान का पालन करूंगा, निष्ठा, और अपने संविधान के एकता और अखंडता भारत की है जो उसकी रक्षा करूंगा, उसे अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। ठीक है, विधि के अनुसार, संविधान के अनुसार लोगों को न्याय करूंगा, भय, राग, द्वेष, पक्षपात ये कुछ नहीं करूंगा किसी के भी साथ। और जो भी विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा उसे मैं गोपनीय रखूंगा। तो ये सब क्या हो गया? ये सब इन मंत्रियों की भी शपथ हो गई। ठीक है, अब वही आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रधानमंत्री के लिए कहा था वही बात यहाँ पे किनके लिए? मंत्रियों के लिए हो गई कि 6 माह बिना सांसद रहे मंत्री। 6 माह बिना सांसद बने भी आप क्या हो सकते हो? मंत्री बन सकते हो। बिना सांसद बने मंत्री हो सकते हो आप। 6 माह तक आप बिना सांसद बने मंत्री हो सकते हो। और जो इनके वेतन और भत्ते होते हैं वो सब संसद के द्वारा। वेतन भत्ते किसके द्वारा हो गए? इनके वेतन भत्ते किसके द्वारा? संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये सब क्या है? आपके मंत्री परिषद के कुछ नियम है कि मंत्री परिषद में कौन मंत्री बनेगा, कब तक मंत्री बनेगा, किस सदन से बनेगा। देखिए भारत में मंत्री क्या है? दोनों सदनों से बनते हैं। जैसे प्रधानमंत्री बन सकता है वैसे मंत्री भी बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व। तो मैंने बता दिया, एक सामूहिक रूप से लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होगा। शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, वेतन सांसदों के समान होगा, वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होंगे। 6 माह बिना सांसद बने मंत्री आप रह सकते हो। दोस्तों अब है आपके सामने आपका आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 आपसे कहेगा कि भारत सरकार की जो कार्यवाही संचालन के नियम है
उनके तहत आप क्या करेंगे? तो आर्टिकल 77 में है कि कार्यवाही संचालन के नियम, कार्यवाही संचालन के नियम। अब जो कार्यवाही संचालन के नियम है वो हम देखते हैं। अब जो समस्त कार्यवाहियां होंगी ना, वो देख लेते हैं हम किस किस नाम से होंगी। तो सभी कार्यवाही किसके नाम से? राष्ट्रपति। देखिए कार्यवाही संचालन के नियम है तो किसके नाम से होंगी? राष्ट्रपति के नाम से। यानी मंत्रिपरिषद जो भी कोई कार्य करेगी किसके नाम से करेगी? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? अधिप्रमाणित दस्तावेज या आदेश। अधिप्रमाणित दस्तावेज या आदेश मतलब मंत्रिपरिषद ने जो कार्य किया उन सब पर कौन प्रमाणित करेगा? उनको राष्ट्रपति प्रमाणित करेगा, जिससे क्या है उनकी वैधता पर कोई शक नहीं होता है। जैसे भारत का गजट है, आपने इस चीज का नाम सुना होगा, भारत का राजपत्र। भारत का राजपत्र यानी भारत का जो गजट होता है ना दोस्तों, उस गजट पर साइन किसके होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के। उसकी सील की मोहर होती है, पद की एक मोहर होती है। तो ये सब क्या है? प्रमाणित दस्तावेज है या आदेश है कि राष्ट्रपति जी ने ऐसा प्रमाणित किया है ताकि उसकी वैधता पर कोई शक ना रहे दोस्तों। और नेक्स्ट है कि कार्य आवंटन के लिए भी देखिए नियम बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्य आवंटन के नियम। कार्य आवंटन के नियम। अब ये जो कार्य आवंटन के नियम है ना, इसी के तहत, ये जो आपका कार्य आवंटन का नियम है, इसी के तहत राष्ट्रपति कुछ अलग अलग पदों का सृजन करता है, जिसमें एक पद तो ये होता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है राजनीतिक रूप से, उप प्रधानमंत्री। और एक पद होता है संसदीय सचिव का। किसका होता है दोस्तों? संसदीय सचिव का। अब ये दो पद हुए ना, अब आप कहेंगे उप प्रधानमंत्री का पद तो बनता है, लेकिन इसका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन कहां से बना दिया है? कार्य आवंटन के नियमों से बना दिया। उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री नाम का जो पद होता है, उनका भारतीय संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। तो ये कहां से बनाए जाते हैं? आर्टिकल 77 में कार्य आवंटन के नियमों के तहत बना दिए। अब क्या किया कि मान लीजिए दो नेता हैं। क्या होता है? कभी कभी दो बड़े नेता होते हैं जिनका की व्यक्तिगत वर्चस्व, उनका व्यक्तिगत राजनीतिक वर्चस्व इतना बड़ा होता है कि दोनों ही समान पद पाने के लिए योग्य होते हैं। अब वहां पे क्या होता है कि आप एक व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसे नहीं होता कि दो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो जैसे भी अपन देखते हैं, जब अटल जी की गवर्नमेंट थी, जब 1999 में अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। देखिए दोनों ही व्यक्तियों का राजनीतिक रुतबा इतना बड़ा था कि वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल थे। लेकिन आप प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति को बना सकते हैं। तो वहां पे दूसरे व्यक्ति के तुष्टीकरण के लिए क्या होता है? राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए एक व्यक्ति को क्या पद दिया जाता है? उप प्रधानमंत्री का, और दूसरे व्यक्ति को पद दिया जाता है प्रधानमंत्री का। अब एक तो हो गया ये, और एक क्या है कि जब आप संसदीय सचिव बनाएंगे, यानी भारत में मान लीजिए अब 82 लोगों से अधिक तो क्या है आज के समय में मंत्री बन नहीं सकते। और अगर कोई नेता ऐसा है जिसकी की राजनीतिक पहुंच बड़ी है, उसी की वजह से सरकार अस्तित्व में है, तो हम क्या करते हैं? उसे संसदीय सचिव बना देते हैं दोस्तों। और संसदीय सचिव बनाने से क्या हो जाता है? उसकी जो राजनीतिक इच्छाएं हैं, राजनीतिक तुष्टीकरण है, वो भी हो जाता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 77। अब आर्टिकल 78 जो है उसमें वही बात है आपके प्रधानमंत्री के कर्तव्य, कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं मंत्री परिषद के प्रति। तो उसमें वही हो जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या करेगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा मंत्री नियुक्त करने के लिए, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करेगा, फिर मंत्री परिषद जो होगी उसके कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति अगर कोई बात कहेगा उससे प्रधानमंत्री को कि मंत्री परिषद से मुझे इस बात की सलाह चाहिए, तो वो सलाह राष्ट्रपति से मांगेगा। वो जो मैंने आपको प्रधानमंत्री जी के वीडियो में एक पुल के बारे में बताया था, वही सब आर्टिकल 78 में क्या है? पीएम के
कर्तव्य हैं, पीएम के कर्तव्य हैं। तो अगर किसी को कोई समस्या है तो वो आई बटन पे क्लिक करके प्रधानमंत्री वाला वीडियो देख ले हमारा, तो वहां से आपको प्रधानमंत्री के कर्तव्य पता चलेंगे। अब है आपका नेक्स्ट कि संसद में मंत्रियों के अधिकार क्या है। जो सदन होता है, सदन भी संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो वहां पे मंत्रियों को क्या क्या अधिकार है। सदन में मंत्रियों के अधिकार, मंत्रियों के अधिकार। अब सदन में मंत्रियों के क्या क्या अधिकार है तो कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है। अब क्या है कि सदन में मंत्री क्या कर सकता है, तो उसके लिए है कि वो किसी भी सदन में बोल सकता है, किसी भी सदन में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि दोनों सदनों के सदस्य अलग अलग सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं, लेकिन चूंकि मंत्री जो होता है वो सरकार का भी सदस्य होता है और मंत्री परिषद का भी सदस्य होता है, तो मंत्री परिषद का जो सदस्य होगा ना, उसको दोनों सदनों में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। अभी रिसेंटली हम देख रहे थे, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर बात चल रही थी, जब सदन में ट्रिपल तलाक पर बात चल रही थी, तो उस समय क्या हो रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोले, तो मोदी जी किसके सदस्य हैं, मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा में भी बोले। अमित शाह जी जो माननीय गृह मंत्री हैं देश के, वो राज्यसभा में भी बोले, यहां तक कि उन्होंने जो 370 का विधेयक प्रस्तुत किया था वही राज्यसभा से किया था। तो क्या होता है कि जो मंत्री होता है उसे दोनों ही सदनों में बोलने का अधिकार होता है दोस्तों। तो ये तो हो गई आपकी आर्टिकल 88 की बात। अब बात करते हैं मंत्री परिषद से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की। अब मंत्री परिषद के अन्य तथ्य हैं कि एक तो मंत्रियों द्वारा जो सलाह दी जाती है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो मंत्रियों द्वारा जो सलाह दी गई है ना, वो राष्ट्रपति के लिए कैसी है, बाध्यकारी है। मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति, सलाह की प्रकृति। देखिए, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति कैसी होती है, तो मंत्री परिषद का जो सलाह या परामर्श होता है ना, वो एक तो राष्ट्रपति के लिए क्या है, बाध्यकारी है। परामर्श कैसा है, बाध्यकारी। मतलब मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो भी सलाह देगी वो कैसी होगी, बाध्यकारी होगी। और ये बाध्यकारी कब बनाई गई है, ये बनाई गई है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ये किसको सलाह देंगे, राष्ट्रपति को। कौन देगा, मंत्री परिषद। कहां लिखा हुआ है, वही आपके आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद। और ये जो मंत्री परिषद है इसकी सलाह कैसी होगी, बाध्यकारी होगी राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति इस सलाह को नकार नहीं सकता। और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो सलाह है ये जांच के दायरे में भी नहीं आती। और ये बातें कहां लिखी हुई हैं, आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी, क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 1971 में एक व्यवस्था दी। क्या दी, व्यवस्था दी 1971 में। उसने कहा कि अगर लोकसभा विघटित हो जाती है, क्या हो जाती है, लोकसभा विघटित होने पर भी, लोकसभा विघटित होने पर भी मंत्री परिषद, जो आपकी मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद विघटित नहीं होगी। नहीं होगी। देखिए, एक आपको सिंपल सी बात बता देता हूं
जब लोकसभा विघटित हो गई, मान लीजिए लोकसभा है, अभी जो चल रही है लोकसभा, इसका कार्यकाल खत्म हो गया, यानी लोकसभा अब अस्तित्व में नहीं है। अब अस्तित्व में नहीं होने पे हम सोचेंगे कि मंत्रिपरिषद भी अस्तित्व में नहीं रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा कि मंत्रिपरिषद क्या है, विघटित नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1971 में एक जजमेंट में कहा कि जो हमारा आर्टिकल 74 है ये कैसा है, अनिवार्य है। और अगर राष्ट्रपति कोई कार्य करेगा तो किसकी सलाह से करेगा, आपके मंत्रिपरिषद की सलाह से। अब मान लीजिए लोकसभा विघटित हो गई और नई लोकसभा के चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद नई लोकसभा का निर्माण हुआ, उसके लिए कुछ समय तो लगेगा। अगर वो समय कुछ भी हो, 1 दिन हो, 10 दिन हो, 1 मिनट हो या 10 मिनट हो, अगर उस समय में मान लीजिए राष्ट्रपति को कोई कार्य करना है भारत सरकार का, तो वो किसकी सलाह से करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपनी स्वयं विवेकीय शक्ति अपने मन से नहीं करेगा, तो वो कहां से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से। इसलिए आर्टिकल 74 को आप खत्म नहीं कर सकते। तो लोकसभा विघटित होने पर भी क्या होगा, मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। हाँ, जब नया प्रधानमंत्री आ जाएगा तो क्या होगा, वो अपनी नई मंत्रिपरिषद बना लेगा, और नए प्रधानमंत्री आने और पुराने प्रधानमंत्री जाने के बीच में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि जब नया प्रधानमंत्री शपथ लेगा तभी पुराने प्रधानमंत्री का कार्य खत्म होता है। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में मंत्रिपरिषद का अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1971 के जजमेंट में आर्टिकल 74 को एक अनिवार्य आर्टिकल बताया था। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कह दिया कि जो राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि होती है ना, देखिए 1974 में एक बात बोली कि कोई, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 1974 में एक बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात बोली कि अगर कोई भी कार्य क्या है, राष्ट्रपति, जहां पे देखिए ये लिख रहा है ना, ये शब्द आपके सामने, राष्ट्रपति की संतुष्टि, राष्ट्रपति की संतुष्टि। अब ये जो राष्ट्रपति की संतुष्टि है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष की संतुष्टि नहीं है, ये संतुष्टि किसकी है, ये है आपकी मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। आपके कोई राष्ट्रपति की संतुष्टियां नहीं होंगी, यहाँ पे किसकी संतुष्टि होगी, मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी। कहां लिखा हुआ है आपके, सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा, और वैसे आर्टिकल 74 कह ही रहा है आपको कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति मानेगा। तो राष्ट्रपति के लिए कोई भी कार्य जो कहेंगे ना कि राष्ट्रपति की संतुष्टि, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, सब कुछ क्या है, यह मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है। दोस्तों, तो ये तो हो गई हमारे सामने किसकी बात, राष्ट्रपति की संतुष्टि और मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। इनकी शपथ वगैरह मैंने आपको बता ही दी है। अब मंत्रियों के उत्तरदायित्व बता दिए मैंने आपको, कैसे होते हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होते हैं। अब आर्टिकल 74 में तो क्या कहा है कि सामूहिक रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के, और आर्टिकल 75 में कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, आपके राष्ट्रपति के प्रति। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, आप इसमें नोट डाल के लिखिए, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि जो है राष्ट्रपति की संतुष्टि है, ये तो होगी मंत्रिपरिषद संतुष्टि, मंत्रिपरिषद का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होगा। यानी मंत्रिपरिषद जब भी कोई कार्य करेगी तो उसके लिए क्या होगा, कोई भी विधिक रूप से, कानूनी रूप से मंत्रिपरिषद जिम्मेदार नहीं होगी। दोस्तों, अब है आपका मंत्रिपरिषद की संरचना। क्या है, मंत्रिपरिषद की संरचना में मंत्रिपरिषद कैसे बनती है, मैंने आपको बता दिया, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को मिला करके। लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा भी कितने तरह के मंत्री होते हैं, कैसे कैसे मंत्री होते हैं, तो अब हम उनकी बात कर लेते हैं। यह है आपकी मंत्रिपरिषद की संरचना।
अब मंत्री परिषद की संरचना में कितने प्रकार के मंत्री हैं? पूरे 3 प्रकार के मंत्री हैं आपके। पहले कौन से हुए? कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। दूसरा कौन से हुए? राज्य मंत्री। और तीसरे कौन से हो गए आपके? उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री इस मंत्री परिषद में होते हैं। तो आइए अब हम तीनों की एक एक करके बात करेंगे। एक बार अगर आप चाहें तो ऐसे डायग्राम इसका बना लीजिए। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब इन तीनों में से हम अलग अलग की बात करेंगे। हेडिंग आपके पास है ही मंत्री परिषद की संरचना। अब हम बात करते हैं पहले कैबिनेट मंत्री की। किसकी बात? कैबिनेट मंत्री। अब जो कैबिनेट मंत्री होता है ना दोस्तों, ये क्या है कि ये महत्वपूर्ण मंत्रालयों का भार संभालेगा। क्या करेगा? ये महत्वपूर्ण मंत्रालयों का भार, मंत्रालयों का भार हमेशा इसके पास क्या होगा? महत्वपूर्ण मंत्रालयों का भार होगा। दूसरी चीज कि कैबिनेट का सदस्य तो होगा ही, तो ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेगा। कैबिनेट का सदस्य होने के नाते कैबिनेट की बैठक में भाग लेगा। कैबिनेट की बैठक में भाग, कैबिनेट की बैठक में क्या करेगा? ये भाग लेगा। कौन लेगा? कैबिनेट मंत्री। और जो क्या देखिए, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, यही क्या करते हैं? ये पॉलिसी बनाते हैं। सारी मंत्री परिषद की हमेशा मीटिंग नहीं होती है, उनकी कभी कभी मीटिंग होती है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग कुछ कुछ दिनों में होती रहती है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं? महत्वपूर्ण नीतियां बनाने का कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण नीतिगत कार्य करेगा। जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो क्या करेगा? महत्वपूर्ण नीतिगत कार्य करेगा। और नीति निर्माण में क्या होगी? इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्या होगी? महत्वपूर्ण भूमिका। ये तो क्या हो गया? आपके कैबिनेट मंत्री। ठीक है, देख लीजिए आप इसको। अब हम बात करेंगे आपके राज्य मंत्रियों की। किसकी बात करेंगे? राज्य मंत्रियों की। राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री क्या करेगा? तो उसके पास मंत्रालय या विभाग। देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर के पास तो सिर्फ मंत्रालयों का भार था, यानी वो क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी है। इनके पास क्या होगा? मंत्रालय विभागों का स्वतंत्र प्रभार होगा। स्वतंत्र प्रभार। ठीक है दोस्तों। अब स्वतंत्र प्रभार के साथ ये क्या होंगे? ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं। क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री के सहयोगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कैबिनेट की बैठक में वैसे तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन बुलावे पर, अगर मान लीजिए किसी विशेष विषय पर चर्चा करनी होती है तो इनको बुलाया जाता है। और बुलावे पर कैबिनेट की मीटिंग में क्या लेते हैं? ये भाग लेते हैं। कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेते हैं। बुलावे पर कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेते हैं। और कैबिनेट मंत्री जो होता है उसके पास सलाह देते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसके कार्यों की देखरेख करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री के कार्यों की देखरेख, कैबिनेट मंत्री के कार्यों की देखरेख, कि भाई मंत्री जी जो कार्य दे रहे हैं उनको ये भी क्या करते हैं? संपादित करते हैं। तो ये तो क्या हो गए? आपके राज्य मंत्री हो गए। अब है आपके उप मंत्री। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इनका। जो आपके उप मंत्री होंगे उप मंत्री। अब जो उप मंत्री होगा तो ये क्या करेगा? इसको किसी मंत्रालय या विभाग का प्रभार नहीं मिलेगा।
दूसरा काम जो इसका होगा, ये जो होता है ना उप मंत्री, एक कैबिनेट और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में क्या करेगा, उसकी सहायता करेगा। संसदीय कार्यों में सहायता करेगा। किसकी करेगा? राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की। देखिए जो उप मंत्री होता है ना, इसकी एक तो श्रेणी बिल्कुल निम्न होती है, और जब इसकी निम्न श्रेणी होगी मंत्री परिषद में, तो फिर ये क्या करेगा कि इसके पास किसी मंत्रालय विभाग का कोई प्रभार नहीं होता, यानी इसके पास शक्तियां ना के बराबर होंगी। और उत्तरदायित्व कैसे होंगे? कैबिनेट और राज्य मंत्री के प्रशासनिक कार्य, यानी वो जो भी प्रशासनिक कार्य इनको सौंपेंगे वो करना होगा, राजनीतिक कार्य करने होंगे, और उनके संसदीय कार्य, संसद में क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए उसके लिए कैबिनेट मंत्री ने उप मंत्री से कहा कि जाइए आप इस सवाल का जवाब देकर के आइए सदन में जाकर के, तो ये सब कार्य कौन करेगा? उप मंत्री करेगा। अब ये तो हो गई दोस्तों हमारी केंद्रीय मंत्री परिषद। अब आप सभी ने एक शब्द सुना होगा, वो होता है मंत्रिमंडल। क्या होता है? मंत्रिमंडल। तो देखिए संवैधानिक रूप से हमने किस शब्द का यूज किया है? मंत्री परिषद शब्द का। लेकिन मंत्रिमंडल भी कोई गैर संवैधानिक या असंवैधानिक या वैधानिक इकाई नहीं है। मंत्रिमंडल भी कैसी इकाई है आपकी? मंत्रिमंडल है आपकी संवैधानिक इकाई। और मंत्रिमंडल का उल्लेख कहां पे किया गया है? मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 352 में। देखिए मंत्रिमंडल, थोड़ा सा हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे कि जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होती है, ये क्या होती है, इसकी उल्लेख कहां है? आर्टिकल 352 में। और जो मूल संविधान है उसमें मंत्रिमंडल का कहीं कोई उल्लेख नहीं था, तो वहां किसका था? मंत्री परिषद का। तो ये कब जोड़ा गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। क्या जोड़ा गया? मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। देखिए 1975 में जब इमरजेंसी लगी भारत में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, तो वो घोषणा कहा जाता है कि केवल अकेली श्रीमती गांधी जी के कहने से ही राष्ट्रपति ने उस समय क्या किया? आपातकाल की घोषणा कर दी, और वो भी आर्टिकल 352 के तहत। तो और उस समय क्या हो रहा था? कुछ स्टूडेंट यूनियंस विरोध कर रहे थे सरकार की नीतियों का, तो सरकार ने उस समय इमरजेंसी लागू कर दी। लेकिन जब 1978 में नई गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया, संविधान में संशोधन किया, और संशोधन करते हुए एक शब्द जोड़ा, वो था मंत्रिमंडल। यानी अगर आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 राष्ट्रपति की, देखिए मैंने आपको आपातकाल लगाने की शक्तियां बताई थी, और आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। देखिए 352, 356, 360 और 365, ये 4 आपातकाल लगाने की शक्तियां हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल केवल 352 के तहत, 356 में 356 और 365 इन 2 आर्टिकल्स में राज्य आपात के बारे में, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात के बारे में चर्चा की गई है। तो ये सब आप राष्ट्रपति वाली वीडियो में देख लीजिए, और उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम कभी आने वाले वीडियो में करेंगे। अब यहां हम बात कर रहे थे कि मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा, तो उस समय मोरारजी देसाई सरकार ने आर्टिकल 352 में कहा कि ये अकेले प्रधानमंत्री की लिखित सहमति से नहीं होगा, ये किसकी लिखित सहमति से होगा? जो आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगेगी, उसके लिए लिखित सहमति की आवश्यकता होगी, और लिखित सहमति भी किसकी? मंत्रिमंडल की। यानी जो कैबिनेट होगा, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, जो उनकी कंप्लीट कैबिनेट होता है, एक जो उनकी इकाई होती है, उसकी क्या होगी? लिखित सहमति के तहत ही इस 352 का भारत पर क्या किया जाएगा? आपात किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सिर्फ मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से ही आप 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। कब किया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ये क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 1978 में जोड़ा गया। किस अधिनियम के तहत? तो संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री उस समय? मोरारजी देसाई थे।
प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई थे। और राष्ट्रपति कौन थे हमारे? रेड्डी साहब। राष्ट्रपति कौन थे? रेड्डी साहब, यानी नीलम संजीव रेड्डी। ये क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप सोचेंगे कि सीधे क्वेश्चंस, ये कभी नहीं बनते हैं अब आजकल। थोड़ा सा क्या है, पढ़ने और पढ़ाने का तरीका थोड़ा ब्रॉड हुआ है। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आपने मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिया। अब मंत्रिमंडल जो है उसके देखिए कुछ उसकी शक्तियां भी होंगी, कुछ उसके कार्य भी होंगे। तो मंत्रिमंडल क्या है कि राजनैतिक, देखिए मंत्रिमंडल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राजनैतिक और प्रशासनिक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम, जो हायर कह दे या सुप्रीम कह दे, निर्णय लेने वाली संस्था, निर्णय लेने वाली संस्था। देखिए मंत्रिमंडल जो होता है ना, एक तो उसका आकार क्या है, मंत्री परिषद से छोटा होता है। यानी अगर आपकी मंत्री परिषद में कुल 70-80 मंत्री हैं तो उसमें ज्यादा 25 या 30 ही कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो मंत्रिमंडल सिर्फ किन से बनता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स से बनता है। तो इसका आकार छोटा होता है, इसकी बैठकें ज्यादा होती हैं, और ये राजनीतिक और प्रशासनिक जो हायर डिसीजन होते हैं, जो मुख्य नीतियां बनती हैं, ये कौन लेता है? ये सारी नीतियां कौन बनाता है? मंत्रिमंडल बनाता है। इनमें निर्णय कौन लेता है? मंत्रिमंडल लेता है। दूसरा है आपका केंद्र सरकार के मुख्य नीति निर्धारक, मुख्य नीति निर्धारक। मतलब ये क्या करते हैं दोस्तों? आपके केंद्र सरकार के मुख्य नीति निर्धारक हैं। यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी मीटिंग जब होगी तो क्या होगी? सरकार की नीतियां बनाने का कार्य कौन करता है? कैबिनेट करता है। इसको आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार की उच्चतम कार्यकारिणी, उच्चतम कार्यकारिणी। देखिए इससे बड़ी कोई कार्यकारिणी नहीं होती है। और आजकल तो क्या है कि मंत्रिमंडल का जो निर्णय होता है वही मंत्रिपरिषद का निर्णय समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक, मुख्य समन्वयक। मतलब अगर कोई भी हमें क्या करना है, सेंट्रल कोई भी ऐसा प्रशासन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए निर्णय भी कौन लेगा? कैबिनेट लेगी। यानी कैबिनेट क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। केंद्र सरकार के इसमें मुख्य नीति निर्धारक होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। केंद्र सरकार की ये उच्चतम कार्यकारिणी है और केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वयक है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हम आगे की बात करें। अब ये क्या होती है? राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है। क्या है? राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है। जैसे मंत्रिपरिषद है वैसे ही मंत्रिमंडल है। तो इसके लिए हम कहेंगे राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था प्लस जो इसका सलाह है वो कैसी है? इसकी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। जो ये आपकी कैबिनेट है इसकी सलाह कैसी है? जैसे मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है, तो मंत्रिपरिषद तो कंप्लीट मंत्रियों की जो एक समूह होता है, जो इकाई होती है, वो मंत्रिपरिषद कहलाती है। और मंत्रिमंडल क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स तो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसमें भी हायर अथॉरिटी होते हैं, तो उनकी सलाह तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होना आवश्यक है ही। नेक्स्ट है कि ये मुख्य आपदा प्रबंधक होती है, मुख्य आपदा प्रबंधक, मुख्य आपदा प्रबंधक। जैसे अब मान लीजिए कोविड-19 को एक आपदा घोषित कर रखा है, तो उसमें आपदा प्रबंधन का कार्य कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। और भारत सरकार की आपदा प्रबंधन की नीतियां कौन बनाएगा? कैबिनेट बनाएगा। एवं सभी आपातकालीन स्थितियों में, सभी आपातकालीन, कौन सी दोस्तों? इमरजेंसी जो कंडीशन होती है ना, आपातकालीन स्थितियों से निपटती है, निपटती है। कौन निपटती है?
आपकी कैबिनेट। सभी बड़े व विधायी फैसले, जैसे मान लीजिए कोई अध्यादेश जारी करना होता है राष्ट्रपति को, तो वो भी किसकी सलाह पे करता है? कैबिनेट की सलाह पे। विदेश नीति व विदेश मामले, विदेश नीति व विदेश मामले, देखती है। विदेश नीति और विदेश मामले देखती है। तो क्या करती है कि जो मुख्य आपदा प्रबंधक है, अब कोविड-19 की आपदा है तो इसके तहत सारी नीतियां कैबिनेट स्तर पे बनाई जा रही हैं और आपातकालीन स्थितियों से निपटती है सभी प्रकार की, केवल कोविड-19 नहीं है, इसके अलावा कभी कहीं भूकंप आता है, कभी कहीं पर क्या नाम है बाढ़ आ जाती है, या और किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा, मान लीजिए कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई भी ऐसी आपदा होती है, कोई बड़ी भवन गिर गया, तो इन सभी से कौन निपटेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। और सभी बड़े और विधायी फैसले, यानी हायर जो फैसले होते हैं, कोई मान लीजिए बड़ा फैसला लेना होता है, जैसे कि अभी मान लीजिए एक 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज सरकार ने घोषित किया है, तो उसके लिए मीटिंग किसने की है? कैबिनेट ने मीटिंग की है। कैबिनेट के तहत विदेश नीति और विदेशी मामले देखती है। कैबिनेट क्या करती है? भारत की विदेश नीति को निर्धारित करती है कि हमें किस पॉलिसी पे चलना है। जैसे मैंने अभी आपको प्रधानमंत्री के पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी पॉलिसी क्या है आजकल? नेबर फर्स्ट पॉलिसी। तो वो विदेश नीति भी कौन बनाता है? हमारी मंत्रिपरिषद बनाती है। और विदेश मामले कौन देखता है? हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल। और ये विदेश नीति कौन बना रहा है? मंत्रिमंडल बना रहा है। इसके अलावा सभी संवैधानिक पद, देखिए जो संवैधानिक मुख्य संवैधानिक पद होते हैं उन सभी पर क्या है? संवैधानिक अधिकारियों और वरिष्ठतम सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति निर्धारित करती है। संवैधानिक अधिकारियों, वैसे मैंने आपको मंत्री परिषद में बता दिया और यही बात मंत्रिमंडल के लिए भी है कि संवैधानिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ सचिवालय प्रशासकों की नियुक्ति नियंत्रित करती है। या फिर मान लीजिए नियुक्ति की सलाह किसको देती है? राष्ट्रपति को देती है। नियुक्ति नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। अब क्या करेगी एक संवैधानिक अधिकारी? अब अगर आप इसके एग्जाम्पल ले लें तो आपके सीएजी, ठीक है, संवैधानिक पद है, और आपके ईसी हो गया, आपके एफसी हो गया, इनकी क्या करेगी? नियुक्ति को नियंत्रित करेगी। वरिष्ठ सचिवालय प्रशासक, लोकसभा का जो सचिवालय होता है उसके जो सचिव होगा वो राज्यसभा के सचिवालय में जो अधिकारी होंगे उन सबकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। अब देखिए दोस्तों, हमने मंत्रिपरिषद देखी, हमने मंत्रिमंडल भी देखा, तो मैं आपको चाहूंगा कि आप इनकी एक तुलना करें, आप अपने मन से ये तुलना करें, आप देखें कि मंत्रिपरिषद के क्या कार्य थे, मंत्रिमंडल के क्या कार्य थे। देखिए हमने देखा कि मंत्रिपरिषद क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब जो मंत्रिपरिषद है ना हमारी, वो तो कैसी है? ब्रॉड इकाई है, बड़ी इकाई है, उसका आकार क्या है? बड़ा, लेकिन उसकी शक्तियां क्या है? मंत्रिमंडल से कम है। जो शक्तियां है उसकी मंत्रिमंडल से कम है। मंत्रिपरिषद की बैठकें भी कम होती है, मंत्रिमंडल की बैठकें भी ज्यादा होती है। मंत्रिमंडल के पास अधिकार भी ज्यादा होते हैं, मंत्रिपरिषद के पास अधिकार भी कम होते हैं। मंत्रिमंडल क्या करती है? सरकार के सभी निर्णयों को प्रभावित करती है। मंत्रिपरिषद की बैठकें कम होने के कारण मंत्रिमंडल के सभी निर्णय मंत्रिपरिषद के निर्णय समझे जाते हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल का संविधान में सिर्फ एक जगह उल्लेख है, और उल्लेख आर्टिकल 352 में। मंत्रिपरिषद का संविधान में अनेकों जगह उल्लेख किया गया है। दोस्तों, तो आज के इस केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें, और हमारे चैनल सीएमआई को आप सब्सक्राइब करें। और सीएमआई को सब्सक्राइब करने के बाद इसको आप अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का लाभ सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। दोस्तों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें और सभी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।